अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा और बाकी के दिन के भी जो आपके काम हैं दुआ गो हों कि वो भी बहुत अच्छे से और एहसन अंदाज से हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें घबरा कर या परेशान होकर जो है अपनी बेहतरी के अमल को नहीं रोकना चाहिए। कम्युनिकेशन की हमेशा से मैं बात करती हूँ। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बिलीव है पर्सनली कि जो कम्युनिकेशन है वो एक लाइफ लाइन की तरह है। जब भी आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई हर्डल्स आती हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है उसको कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप उससे बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बात करने से हल हो जाती हैं। जब हम बात नहीं करते हैं तो हम खुद से सोच लेते हैं कि शायद इस सामने वाला ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, तो खुद से ही किसी को जज करने से या खुद से ही जो है वो अजीबो गरीब तरह के मफरूज़े बना लेने से बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ बात करके अपने मसाइल को हल करें, क्योंकि कम्युनिकेशन जहाँ पे ख़त्म हो जाती है वहाँ पे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो वो दम तोड़ने लगता है और वो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता वो फासले इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से अहम रिश्तों को, बहुत से अहम शख्सियात को जो है वो खो देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आपका कोई प्यारा है और उसके साथ कोई किसी भी तरह की आपको कोई मसला है तो कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। और मुल्क की बात करें तो मुल्क की हालात में भी जो है वो हर शोबे का जो है वो कम्युनिकेट करना, अपनी आवाज़ को गलत और सही पर रेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो गुज़िश्ता चंद अरसे से जो है वो बहुत सारे हालात ऐसे फेस करने पड़ रहे हैं हमें, जिससे हमारे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे जो मुल्क के बासी हैं उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। बात करें स्पेशली फैसलाबाद के शहरियों की, तो फैसलाबाद जो है वो एक सनती शहर है और हर शहरी का जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चाहे वो छोटा ताजर है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी का कोई बड़ा बिज़नेस टाइकून है, हर बंदा जो है मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात को फेस कर रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है और मेरा बिलीव भी है कि अगर हमारे स्टेक होल्डर्स और जितने भी हमारे जो हुकूमत में बैठे हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जितने भी अफसरान हैं, अगर हम उनसे बात करें, अपने मसाइल उनके सामने रखें और एक मेज़ पर बैठ के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की जाए तो बहुत सारे जो है वो हल और रास्ते निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर मैं मुश्किल देता हूँ तो उससे पहले ही उसके लिए आसानी लिख देता हूँ। तो ये हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। और अल्लाह पाक क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के सोर्सेज पैदा करते हैं, डिफरेंट तरह के वसीले होते हैं, तो उन वसीलों को इस्तेमाल करना और किस तरह से जो है वो अपनी अकल को जो है वो बरोकार ला के मसाइल को हल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कम्युनिकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। सनत के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मार्केट जो है फैसलाबाद में वो कपड़े की है। कपड़े के पे क्या तासुरात आए हैं और किस तरह से जो महंगाई ने है मुतासिर किया है कपड़े की जो पूरा सेक्टर है उसके, और क्या अब इसमें कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। लोगों का रोज़गार बढ़ेगा क्योंकि रोज़गार जो है वो बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आमदन बढ़ेगी, अखराजात पर कंट्रोल आएगा, तभी तो माशरा खुशहाल होगा। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है शेख फैसल हैं, सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमें हमारे एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे बात शुरू करूंगी। एक तो पहले मिजाज अपने बताइए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो कैसी सूरत हाल है, सेहत तबीयत कैसी है? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सिटी 41। मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, मगर मिजाज उस वक्त ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब मौसम के साथ साथ बाहर का माहौल भी अच्छा हो, कारोबार भी अच्छा हो। कारोबार का अच्छा होना मैं समझता हूँ कि बंदे के ऊपर बहुत ज़रूरी है और उससे ठीक रहता है मामला। तो आप क्या मौजूदा सूरत हाल में जो है वो अगर स्पेशली बात करें क्लॉथ सेक्टर की, तो क्या उसके हालात चल रहे हैं और महंगाई ने कितना मुतासिर किया है? देखिए जी, ये जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आई है इसने हर बंदे को मुतासिर किया है, मगर जो हमारे ऊपर सियासतदान जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो जो बैठे हुए हैं, उनके कान में जूं तक आज तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो कभी अपनी ज़ात से बाहर निकले ही नहीं। वो जब भी आए हैं उन्होंने सिर्फ लड़ाइयाँ की हैं, लड़ाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई के पीछे कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं समझता हूँ।
अगर उनको हम कंट्रोल कर लें तो महंगाई महंगाई नहीं रहती जी। और आम आदमी पर उसका वजन नहीं पड़ता। जैसे हर बंदे को पता है बिजली, पेट्रोल, गैस, डॉलर। फिर इसके बाद आप बात कर रही थी कि जब अल्लाह ताला बंदे को वसाइल दे देते तो उसको बुरुए कार लाने के लिए उसने तरक्की के लिए क्या किया, इस मुल्क की तरक्की के लिए। जिस मुल्क ने एक इज्जत दी, उस बंदे को ऊपर बिठाया, उसने काम क्या किया। आप ये देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी आज तक ये हिस्ट्री देख लें कि बहुत ही कम बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से निकल के काम किया, जिसने तरक्की वाले काम किए, बहुत ही कम बंदे। बिजली को देखें, आज तक डैम बनाए ही नहीं गए जिनकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। अगर डैम के लिए पैसे इकट्ठे हुए या माजी में उनको, तो ऐसे सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए वो काम ही नहीं किया। जी। आप देख लें पिछले दिनों में ये सारे रेलिवेंट है इस महंगाई में। ये जो चीज़ें हैं, पिछले दिनों में सैलाब आया सिंध में, वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नहीं था जी। वो हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने आने वाले वक्त के लिए तैयारी ही नहीं की थी कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमें कैसे उसका सामना करना है। अगर हम पेट्रोल को देखें तो मुल्क में बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं पेट्रोल निकालने के लिए। अफगानिस्तान 1+1 2 दिन हुए आज़ाद हुआ और वो पेट्रोल निकाल के बेचना भी शुरू हो गया। और ये 47 से आज़ाद हुआ, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई, ये पेट्रोल ही नहीं निकाल सके। वजह कमीशनें, वजह ऐसे बंदे को नवाज देना जो अपना ही बंदा हो, और कल को इंडिया या ईरान जैसे मुल्क उनको पैसे, मैं माजरत के साथ बात खुली कर रहा हूँ कि ऐसे बंदे उनको पैसे दे के वो पेट्रोल नहीं निकालने दे रहे। और हम लोग डॉलर की शक्ल में जब पेट्रोल की बाइंग करते हैं तो डॉलर फ्लक्चुएट इतना कर जाता है कि आम आदमी की वो महंगाई की सूरत में सामने आता है। गैस को देख लें, बेपनाह ज़खायर मौजूद है, बेपनाह ज़खायर मौजूद है। वो निशानदियां की हुई हैं, उनको ब्लॉक किया हुआ, मगर गैस कोई निकाल नहीं रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं। इतना स्ट्रांग माफिया है यहाँ पर, इतना स्ट्रांग माफिया है कि वो किसी बंदे को काम करने दे ही नहीं रहा। इसके बाद आ जाते हैं हम, बिजली आ गई, पेट्रोल आ गए, पेट्रोल की तरफ आ जाते हैं। अगर हम अपना पेट्रोल निकालेंगे तो मैं ये 100 हमारी अपनी प्रोडक्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स लें। देखें, चूंकि ये सनती शहर है, कोई भी मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। मगर माजी में हमने ये देखा है कि टैक्स लेने के लिए जो बॉन्डे तरीके इस्तेमाल किए गए वो इंतहाई हर बंदे को इफेक्ट कर गए और कारोबार उससे बुरी तरह मुतासिर हुआ। हमने पिछले दिनों में कंपेन चलाई कि आप फिक्स टैक्स की तरफ आ जाएं। फिक्स टैक्स लगाया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मगर ऐसे तरीके से लगाया चूंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, एजुकेशन इतनी नहीं है जो कारोबारी तबका है, तो उनको अवेयरनेस दी ही नहीं गई, वक्त से पहले तैयार नहीं किया गया। जब हम कोई भी काम करने से पहले वक्त से पहले तैयार नहीं करेंगे तो वो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है वो कामयाब नहीं होगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। आप जिस सेक्टर को देख लें, तरक्की की तरफ जाएं तो आप यकीन करें हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर कोई भी बंदा काम करना चाहे तो इतनी तरक्की ये मुल्क कर सकता है बगैर पैसों के सब बंदे देख सकते हैं, मगर उसके लिए बात फिर वही हम पीछे चलेंगे कि माइंड का इस्तेमाल करना और अपनी जात से बाहर निकलना और कमीशनें खत्म करना। और ये जो जितने भी दोनों हाथों से नहीं हर चीज से लूटने की तैयारी में, इसको खत्म करना चाहिए। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल होगी, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ेंगे और आम बंदा खुशहाल होगा। बिल्कुल, क्योंकि खुशहाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री जितनी खुशहाल होगी मुल्क की इकॉनमी भी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। बिलाल, क्योंकि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि डॉलर के जो रेट है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें दिखाई दी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है इंडस्ट्री पे? डॉलर की कीमत कम आने के बाद तो ऊपर भी आ गई है और सुना जा रहा है कि मज़ीद अभी फ्लक्चुएट करेगी। बेसिकली मार्केट डिमांड कर रही होती है इस्तेकाम की। इस कंट्री के अंदर गुज़िश्ता 2 साल से अदम इस्तेकाम चल रहा है, कभी वो पॉलिटिकल है तो कभी डॉलर का है, स्टॉक माफिया सरगर्म है। आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम अ रिपोर्ट के 15% सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कैश बैंक्स में पड़ा है। इस पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मार्केट इतनी बड़ी है कि ये पाकिस्तान, पहले तो मैं तो वो लफ्ज़ बोलते भी डरता होता हूँ कि ये डिवैल्यू नहीं होगा,
क्योंकि ब्लैक मार्केट बहुत बड़ी है, इतना बड़ा होल है कि जो फिल ही नहीं हो सकता। और मैं अपने भाई फैसल भाई से कोई थोड़ी सी जिसारत करूंगा मुखालफत करने की। जिस मुल्क के अंदर एक गरीब गुर्बत का नाम लेकर मजाक उड़ाता हो, वहां कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया तो एक रेडी वाला, एक ठेला लगाने वाला था, उसने फुटपाथ के ऊपर ठेला लगाया हुआ था और सब्जी महंगी बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो हम में से नहीं, खत्म हो गई है बात, वो आपने उम्मत से निकाल दिया है। अब हम ये फैसला कर लें कि हम अपनी मुकर्रर कीमत से ऊपर लेंगे तो हम कहाँ खड़े, और हम ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, यहाँ सारे नजर आते हैं, जिस मर्जी रेडी वाले के पास चल जाए। और जवाब क्या है, देखो जी कुछ चंगे गाहक भी होंगे, अच्छे गाहक हैं तो आप उसके कपड़े उतार लें। फिर ये तो फिर आप उसकी मासूमियत के साथ और खिलवाड़ कर रहे हैं, डबल गुनाह कर रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपका ट्रस्ट, आप उसका ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं। अच्छा, उससे हम चंद कदम आगे चले गए तो मैंने उन्हें वार्निंग दिलवा दी कि आप इन्हें फाइन ना करें, गरीब आदमी है। आगे चले गए तो उस बंदे ने जिससे वो जो उससे बाय कर रहा था, वो एक नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर था। उसने उसे कहा कि अब तुम्हें 20 रुपए महंगे दूंगा क्योंकि तुम इनको यहाँ मेरी दुकान पे लेके आए हो। अच्छा, उसने रिक्वेस्ट की, हम वापस गए तो बंदा कहता है मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया था इसलिए मैंने बदतमीजी कर दी है। पहले तो वो माना ही नहीं, मैंने उससे सिर्फ एक बात की, मैं कहा मैंने कोई कलमा कुछ नहीं पढ़ाना, बस ये कह दो, तुम हलफ दे दो कि तुमने कुछ नहीं कहा। कहता मैंने कहा है। उसने कहा रियाज अंजुम साहब थे, उन्होंने कहा इसकी दुकान सील कर दें। तो मैंने कहा दुकान ना सील करें, इससे गलती का एहसास होने दें कि ये गलती की है। अगर तो इंसान है तो ये समझ जाएगा, नहीं इंसान तो फिर इसे हम डंडे से भी समझाएंगे, नहीं समझेगा। तो ये अगर आप अखलाकियात के, मैंने यहाँ रिक्शे वाला था, उससे पूछा पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, उसने कहा जी इतने रुपए सस्ता हुआ, 40 रुपए, तो कीमत इतनी होगी। मैं कहा आपने किराए में कमी की? कहता नहीं। लेकिन वो उससे पहले जवाब देके हटा था, मुझे सब्जी सस्ती नहीं मिलती। देखें, आप चीनी कैसे सस्ती लेंगे, आप आटा कैसे सस्ते लेंगे? मैंने किराना शॉप्स पे जाके पूछा, 140 रुपए, 180 रुपए, 150 रुपए चीनी बेच रहे हैं, चीनी 135-30 की है। जब हम फर्द वाहिद कौम नहीं बनेंगे तो हम किसी भी लीडर को क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। माजरत के साथ हम फर्द वाहिद, वो जिहाद की भी बात करते हैं ना, फलस्तीन की बात, जंग की, तो जिहाद बिल नफ्स तो करें। कोई हम अपने वालिद के साथ ज्यादती करते हैं, वालदा के साथ बदतमीजी करते हैं, हम अपने भाइयों के हिस्से खाए बैठे हैं, बहनों के हिस्से खा के बैठे हुए हैं, हम कहते हैं जी हमने जिहाद करनी है। और भाई घरों में जिहाद कर लें, पहले जिहाद बिल नफ्स करें। आपके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ो करबा हैं, हमसाए हैं, वो भूखे बैठे हैं, वो मुस्तहिक हैं, और सबसे ज्यादा आपका सदका ज़कात और जो जिहाद का हिस्सा है ये आपके अजीज़ो करबा पे शुरू होता है। हमें बेसिकली एक कौम बनने की जरूरत है। माजरत के साथ ये डॉलर भी आ जाएगा नीचे, ये मुल्क भी बन जाएगा। वी आर ऑन दी पोजीशन जहां हमें आज फैसला करना है कि हमने कौम बनना है। वैसे ये सिस्टम चलता रहेगा। हम कहते हैं जी कलमे की बुनियाद पे बना मुल्क है, कभी नहीं होगा। ये तो मैं भी कहता हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक करे कि क़यामत तक ये मुल्क जो है वो खत्म ना हो। लेकिन द मोस्ट अलार्मिंग एंड खतरनाक चीज बात यह है कि आज आपके मुल्क में बैठे बैरून मुमालिक के जो सफ़ीर हैं, वो आपके बिजनेसमैन को अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं। आपके शहर फैसलाबाद से इंडस्ट्री वियतनाम शिफ्ट हो रही है, वो जेवी कर रहे हैं, यहाँ से अपनी इंडस्ट्री उखाड़ते हैं, मुफ्त उनको 5-5, 10-10 साल की इंपोर्ट की हुई है, वो यहाँ से मशीनरी लोड करते हैं कंटेनर में, वो वियतनाम जा रही है। आप इंपोर्ट बिल उठा के देखें, एक्सपोर्ट बिल उठा के देखें, आपको हमारी एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी हो रही है, उसमें टेक्सटाइल मशीनरी आपकी धड़ाधड़ जा रही है। आप मीट के ऊपर, आप राइस के ऊपर महदूद होकर रह गए हैं, टेक्सटाइल बरामदात का बेड़ा गर्क कर लिया हमने। हमारी बेसिकली प्रायोरिटीज नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है। हम अभी भी हम एक सेक्टर पकड़ते हैं। मुझे ये लगता था कि जहां हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो $21 बिलियन से ऊपर जानी चाहिए थी, वो 17 पे आ गई, वो अब और डिक्लाइन में जा रही है, 25 तक जाती। ये जो राइस और मीट है ये भी बराबर आते। आज हमारी एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन होती, बांग्लादेश क्रॉस कर गया है, वियतनाम चले गया है, हमारे सारे ब्रादर हमसाया ममालिक चले गए। हम क्यों नहीं कोशिश कर पा रहे? क्यों हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है? हम सिर्फ नारे मारते हैं और हमें नीचे से ठीक होना पड़ेगा, देन वी कैन सक्सीड। डेफिनेटली बहुत कुछ खराब हुआ है। बिलाल, वो चेंजेस जैसे आपने कहा कि अपने नफ्स के इंसान को खुद से जो है वो अमल जो है वो खुद से स्टार्ट होगा, और जब तक हम खुद ही जो है वो इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, और ईमानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ईमानदारी से मुजाहरा नहीं करेंगे तो हालात इसी तरह से रहेंगे और आवाम जो है वो रोना रोती रहेगी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर a short break.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। महंगाई के हवाले से हम हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे मसाइल के बारे में बात करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन नताइज क्या है? नताइज वही है कि जब तक हम कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे बेहतरी के अमल को, तब तक हम हालात को बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि हम बैठ के पहले इस सारे मसाइल पर एक आसान अंदाज से पॉलिसीज़ बनाएं और पॉलिसीज़ बनाने के बाद एक एक्शन स्टार्ट करें, और ये पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है, नए लोग आते हैं तो वो नए सिरे से जो है वो पॉलिसीज बनाने लगते हैं। सिस्टम को जो है हर इंसान अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे तो ये जो एक अमल है, ये जो एक जर्नी जो हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगी। तो जो भलाई का अमल है, जो बेहतरी का, कामयाबी का जो सफ़र है, अगर उसे शुरू करें तो आने वाले को चाहिए कि उसे मज़ीद आगे लेकर जाए, ना कि उसे फिर से खींच के ज़ीरो पर ले आए। अगर इसी तरह से हालात रहेंगे तो कभी भी माशरा जो है वो खुशहाल नहीं हो पाएगा। जो गरीब तबका है वो पिसता रहेगा, जो कारोबारी तबका है उसको मुश्किल जो है हालात हर दौर में फेस करने पड़ेंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान जो है वो, जैसे हम देख रहे हैं कि हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत पीछे आता जा रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी यूथ है वो यहाँ से माइग्रेट करी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना ही उनको कोई अपना जो करियर है वो महफूज दिखाई दे रहा है। हालांकि यही वो लोग हैं, यही वो यूथ है जिन्होंने मुल्क की बागडोर को संभाल के से आगे लेके जाना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ एक बहुत बड़ी रेशो जो है वो माइग्रेट कर गई है। इसके पीछे की क्या वजूहत है? बहुत सारी इसके पीछे की जो है वजहें हैं, और सबसे बड़ी वजह जो है वो बेरोज़गारी है। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि ठप पड़ी हुई है, तो हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हालात इसी तरह से रहे तो मुल्क किस डगर पर जाएगा। सर, अगर थोड़ी सी बात जिस तरह से कर रहे थे, बिलाल भी कर रहे थे, अगर हम बात करें मशीनरी, जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में मैन पावर ख़त्म होती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है वो जिद्दत इख्तियार कर गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो एनर्जी क्राइसिस ही इतने ज़्यादा है कि जो मशीनरी लगी हुई है वो भी बंद पड़ रही है। तो इसकी वजह से कितना ज़्यादा जो है जब प्रोडक्शन पर कितना असर पड़ता है? देखें जी, इस वक्त 70% इंडस्ट्री हमारी बंद है, 70 से ऊपर ही बंद है। और जो ये हालात आज के नहीं हैं कि एक दिन में ये हालात हो गए और ये सब लोग चले गए। इसके पीछे बहुत एक लंबा टाइम था। मगर देखिए, मैं बिलाल साहब की बात से बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि नीचे से ऊपर तक हर सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है, हम खुद ठीक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसके साथ जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने सोने पे सुहागा कभी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाहर क्यों जा रही है? एनर्जी क्राइसिस क्यों है? हमने अपनी तरक्की के लिए क्यों काम नहीं किया? आज भी रेलवे, अगर रेल आज की आज देख लें, 8 घंटे 10 घंटे लेट को मामूली समझा जा रहा है और टाइम की कदर नहीं की जा रही। अगर सेहत के हवाले से देखें तो मेरे सामने दुकानदार है, यंग है, उसको जिगर का कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने ये कहा कि ये जो कलर फूड है ये बहुत ही खस्ता किस्म का जो यूज़ हो गया, उसकी कोई उसने वो निकाली। तो हम लोग किधर जा रहे हैं? अगर हम कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहां पर खाने पीने की अशिया वो इतनी नाकस और गैर मेयारी है कि पैसे की हवस में आदमी, इंसान खुद, हम लोग भूल गए हुए हैं कि अगले की सेहत के साथ कैसे खेलना है। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो बेहसी के आलम में वो ऑफिसेज में बैठे रहे, एसी चला के बैठे रहे, और जो भी पॉलिसीज बनती हैं या तो वो कमरे से बाहर नहीं आती, अगर वो आती हैं तो उन पर अमल नहीं होता। तो ये आखिर कब तक कैसा रहेगा? कब तक कैसा रहेगा? आप ये देखें कि एक बेटा अपने बाप के ऊपर हाथ क्यों उठाता है या बाप क्यों जुल्म करता है। मैंने ये भी देखा कि बाप अपने बच्चों पर भी बहुत जुल्म करते हैं, और मैंने ये भी देखा कि बच्चों जिनको उफ करने तक का हुक्म नहीं है, उन्होंने पर्चे कराए हुए हैं। पीछे क्या मुहरकात है? पैसे की हवस, बिल्कुल, सिर्फ पैसे की हवस। हम अगर टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो एक मिल बंद होने से जो मजदूर बेरोजगार होते हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने या डकैती करनी है, उन्होंने या छीनना है, और कुछ नहीं वो करेगा। जब वो ये काम करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो खराब से खराब होती जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि टेक्सटाइल को आप तवज्जो दें। टेक्सटाइल सेक्टर ये पाकिस्तान की पहचान है। एनर्जी क्राइसिस, आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रही, तरक्की याफ्ता जितने भी मुल्क है ना,
वो अपने जो ताजर हैं उनको हर किस्म का माहौल अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बिजली फ्री देते हैं, गैस फ्री देते हैं कि वो कारोबार करें। एक्सपोर्ट में उनको रिबेट जो है वो टाइम पर देते हैं और उनकी हर तरह की मुआवनत करते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं है, ऑर्डर हैं, तो वो उनको पैसे देते हैं बगैर सूद के देते हैं। वो कहते हैं कि आप काम करो, एक्सपोर्ट करो। मगर यहां पर होता यह है कि अगर कोई ताजर यहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं तो इतनी पेचीदगियां हैं कि वो बेचारा लगाते लगाते बूढ़ा हो जाता है और उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती। आने वाली नस्ल वो जब पैसे नहीं देगी, टेक्सटाइल नहीं लगेगी, और जब लग जाती हैं तो उसके बाद फिर एनर्जी क्राइसिस इतने गंभीर हो जाते हैं कि वो उठा के ले जाते हैं। इसको किसने सोचना है? इसको सोचना हमारे हुक्मरानों ने ही है। हम लोग उस वक्त ठीक होंगे जब वो ठीक करना चाहेंगे। देखें, आम आदमी रेडी वाला जो है वो कब ठीक होगा? जब ऊपर से सिस्टम ठीक होता होता है, एनवायरनमेंट अच्छा देते देते समझाते समझाते जब नीचे तक आएगा, टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि वो जो बंदे, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ट्रू फैक्ट पे बात कर रहे हैं। कसूर हर बंदे का है, उनको हम कसूरवार ज्यादा इसलिए ठहराते क्योंकि उन्होंने हलफ लिया होता है। उन्होंने ये हलफ नहीं लिया होता। हमारे ये एमएनए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पीटीआई के दौर में एक मोटरसाइकिल होती थी उनके पास, आज उनके पास बंगले भी हैं, आज उनके पास लैंड क्रूजर भी हैं, लैंड क्रूजरें, उनके पास आज सीएनजी के स्टेशन भी हैं, मार्किया भी हैं, और क्या क्या मैं बात करूं, और क्या, यानी 3.5 साल में ऐसी कौन सा फर्निश ऑयल उसके घर से निकल गया है कि वो 5 मरले के घर से कनाल के घर में चला गया। फिर एक घर तो वो जो सामने, जो पीछे वो नहीं पता, जिधर वो भाग के गया ये नहीं पता उधर क्या क्या है। तो अच्छा, वो रेडी वाला बंदा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने बहुत गलत की, हम खुद गलत है, हम भी सही नहीं करते। देखें, बात यह है कि जितनी देर तक हम खुद बहसियत कौम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहेंगे, नहीं होगा। मगर इसके साथ साथ हमें उन बंदों ने हमारा साथ देना है। उन्होंने ऐसा माहौल एजुकेशन का करना है कि आम बंदा जब मार्केट में आए वो पढ़ा लिखा हो, इखलाक दीन की तालीम लाजमी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे अच्छा मोमिन वो है जिसका इखलाक अच्छा है। और वो इखलाक कैसे आएगा? जब हम दीन की तालीम आम करेंगे। जब हम मौलवियों पे, वो बेचारे 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाले मस्जिद में, वो क्या सिखाएंगे? और जिन स्कूलों में हम अपने बच्चे भेज रहे हैं, उनकी तनख्वाह और उनके बच्चों की फीसें देखें, पढ़ने के लिए क्या जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीजियां सीखने के लिए जाते हैं। मैं माजरत चाहता हूं, निकाल के देख लें, सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो लाइक होते हैं, उनके घर का माहौल अच्छा होता है, वो सिर्फ 5% रेशो मैंने कह दी, वो भी नहीं है। अदरवाइज हमारे आजकल कॉलेजों में, मैट्रिक में जो हालात हैं, मैं बात नहीं करना चाहता हूं, हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे। उनको किन्होंने पैदा किया? आज टीचर की इज्जत क्यों नहीं है? टीचर की, जब मुझे याद है हम पढ़ते होते थे, बिलाल भाई आप यकीन करेंगे, हम अपने घर से बाहर निकलते थे, अगर किसी वक्त कोई टीचर नजर आ जाते थे, हम वहीं पे खड़े हो जाते थे, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, ठीक ठाक है। तो ये आज किधर है रिस्पेक्ट? हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? ये किन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा करना है? ये सिर्फ उन्होंने ही करना है, और वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम डंगर के डंगर रहें। मैं सीधी बात कर रहा हूं, वो चाहते ही नहीं है कि हमें शऊर आए। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ बंद हो जाएगा। बगैर रिश्वत के काम क्यों नहीं होता? इसकी कुछ वजह। एक बंदा, मुझे एक बात बताएं, हम ताजर हैं, हमें सबसे पहले अपने पैसे की सेफ्टी चाहिए। मैं कहता हूं मार्केट में जो हालात हैं, हम अपने जाती पैसे किसी से नहीं ले सकते, उनके जाती चेक हैं हमारे पास, नहीं ले सकते। क्यों? वजह क्या? वजह निजाम। जिस फ्रॉडिये ने, जिस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया, चेक दिए, आने वाले वक्त में वो हमें ये कहता है हम पे कराओ पर्चा, हम पर्चा कराने जाता है, वो बेल लेके सामने खड़ा हो जाता है, लेके दिखाओ पैसे, लड़ हम नहीं सकते, वो अदालत से ले आता है कि हम, मेरी जान को खतरा है। बात वही है कि रूट से जब सिस्टम सही नहीं होगा तो उस पर जितनी भी शाखें हैं वो भी उसी तरह से जो है वो बढ़ेंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दुख की बात है कि हमारा माशरे में बेहतरी की बजाय जो है ना वो दिन ब दिन बिगाड़ पैदा हो जा रहा है। शेख साहब, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद जो है वो स्पेशली सनती एक शहर है, इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सूतर की और कपड़े के कारोबार के हवाले से जो है इसे शोहरत हासिल है, लेकिन कपड़े का कारोबार ही मांद पड़ता जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें सबसे बड़ी जो वजह मैं खुद भी समझती हूँ पर्सनली वो ये है कि हमारी हुकूमती इदारों का जो है हमारी इंडस्ट्री की तरफ उस तरह से रुझान या उस तरह से तवज्जो नहीं है, उस तरह की कोई पॉलिसीज़ और हमारे पास प्लान्स नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सकें। क्योंकि इंडस्ट्री जब भी फूलती फलती है तो उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। अगर एक इंडस्ट्री से जस्ट सपोज कि कोई 100 लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं तो वो सिर्फ 100 लोग नहीं होते, 100 ख़ानदान होते हैं। जब भी इंडस्ट्रीज मांद पड़ती हैं या बंद पड़ती हैं तो वो सिर्फ 100 लोग ही बेरोज़गार नहीं होते, वो 100 के 100 ख़ानदान जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो जाती हैं। और आज फैसलाबाद के आम शहरियों का जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। चाहे तनख्वाहदार तबके की बात कर लें, दिहाड़ीदार तबके की बात कर लें या कारोबारी हजरात की बात कर लें, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसले हैं। सिर्फ मसाइल पे बात करना ही काफ़ी नहीं है, उनका हल निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका बेहतर क्या हल हो सकता है, इसी के हवाले से हम बात कर रहे थे। बिलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सूतर मंडी के हालात जो है वो दिन ब दिन किस नहज पे जा रहे हैं, तो इन तमाम हालात पे, मसाइल पे तो हम बात करें, इसका बेहतर क्या हल हो सकता है? आपने कुछ दिन पहले फैसल साहब से क्वेश्चन किया था, फैसल भाई से, तो मैं तो सुन रहा था। मैं आपको सिर्फ कल का मैं मायूसी के अलावा थोड़ा सा हकीकत पे मबनी चीज़ें करनी चाहिए ताकि माशरे के अंदर बिगाड़ की बजाय, मायूसी की बजाय इस्लाह आ जाए। जी। एक फैक्ट्री में गया तो वो धुआं छोड़ रही थी महकमा माहौलियात, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले निगरान वज़ीर पंजाब से मोहसिन रज़ा नकवी चैम्बर आए तो इंडस्ट्रियलिस्टों ने ववेला कर दिया। वो जी देखें फैक्ट्रियां बंद करी जा रहे हैं, ट्रैक डाउन के नाम पे, धुएं के नाम पे, हम कुछ नहीं जलाते, कोयला जलाते हैं। मैंने महकमा माहौलियात से कहा अपने प्रोड्यूसर हारिस की तवज्जो से कि हम भी देखें वो नाजायज़ रेड कौन से हैं। हम गए, उन्होंने फैक्ट्री लेके गए, आप यकीन करें लंडा जलाया जा रहा था एक फैक्ट्री के अंदर, और उन्होंने सारी चिमनी को ना दीवारों के साथ कवर कर लिया था ताकि सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा था, चिमनी नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने उस शख्स से पूछा, वहाँ एक मजदूर था, कि ये क्या कर रहे हैं आप? और अच्छा, उससे जब हम एंटर हुए ना, उसने वो जो लंडा जा रहा था उसके पीछे लकड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा, उसने रोक के सील करवा दिया। तो उस बंदे ने, देखो जी गरीब भूखे मर जाएंगे। मैं कि मुझे कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम में एक जुमला बता दें कि जहां आपको रोटी ना मिले तो हराम जायज़ हो। एक बता दें कि आप कुत्ते का गोश्त खा लें, आप खंजीर का खा लें, एक लफ्ज़ बता दें तो वो वहां खामोश। वो देखें जी आप सहाफ़ी हैं, आपको बड़ी बातें आती हैं, हम अनपढ़ हैं। मैं कहा चाचा जी कलमा तो पढ़े ना। अगर हमने इस माशरे को बिगाड़ा, पता कैसे, खुद जायज़ नहीं रहा तो नजायज़ शुरू कर दें, और जायज़ मौजूद था। वो शेख साहब बात करें तो उसमें पंजाबी का एक है कि अगे ना वधन वाले हालात दा रोना रोंदे है, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा। तो जिसने भरना हो ना उसके लिए उज़र नहीं होते, उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं। क्यों? जब अल्लाह की मदद होती है फिर सब कुछ होता है। फिर मैं इसके साथ एक जुमला बोलूं, फिर एक फैक्ट्री में हम गए, उन्होंने आधा घंटा तो गेट ही नहीं खोला। जब खोला, आप यकीन कर सकते हैं वो प्रोग्राम ऑन एयर होना है, मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर जो कूड़ा हम घरों से देते हैं ना, झाड़ू भी अंदर था, पैंपर्स भी अंदर थे, और इसके अलावा जो कुछ था वो वैसे ही अंदर जा रहा है। अब वो वहां खड़े होकर, मैं यकीन करें, उसके बाद मुझे घर जाके खास टीम लेनी पड़ी है कि सिर्फ 2 फैक्ट्रियों को हमने विजिट किया है, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे सांस का इशू हो गया। मतलब इतना ज्यादा पार्टिकल्स कि मैंने अपने कपड़ों के ऊपर, हारिस के कपड़ों के ऊपर दिखाया कि हमारे उसके ऊपर बाकायदा वो जो फुजला था वो गिर रहा था। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम किस हद तक दुश्मन हैं मुआशरे के। हम कहते हैं कि महकमा माहौलियात वाले पैसे लेते हैं, अगर वो चंगा काम करन देते उन्हें नाल भी साथ भी दे देना। अब देखें भट्टे सारे शिफ्ट हो चुके हैं, आपको कहीं भी कोई भट्टा धुआं छोड़ता नजर नहीं आएगा ब्लैक, वो वाइट धुआं छोड़ता है। क्यों? वो शॉवरिंग करते हैं, जिगजैग टेक्नोलॉजी है। अच्छा, फैक्ट्रियों में भी लगी है। तो मेरी बड़ी मौदबाना, मैंने कल हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि फैसलाबाद चैम्बर से और तमाम एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि गलत का साथ मत दें। अगर वो सदर हैं डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब, वेरी एलिगेंट पर्सनैलिटी हैं, ऐसे किसी भी शख्स का साथ देंगे, वो नहीं देते, ये मुझे पता है, और वो देंगे
या देना चाहेंगे तो फिर हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम एक ऐसी टीम को और ऐसी चीज़ का साथ दे रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, जो इस माशरे के दुश्मन है और इस माशरे को बिगाड़ के साथ साथ हमारे देखें ये सांस मैंने और आप खुद आई हैं सुबह, फैसल भाई आए हैं, मुझे तो इतनी स्मोक फोग नहीं फैसलाबाद में नजर आ रही जितनी स्मोक हुई पड़ी आजकल, और इतनी गंदगी है कि धूप पूरे जोर से सूरज निकल रहा है, उसकी रोशनी की एक शुआ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम अंदाजा लगाएं कि किस हद तक एसिड माहौल हो चुका है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा जी प्रेग्नेंट खवातीन के लिए खतरनाक है, और देखें वो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लंग्स के लिए कितना खतरनाक है। तो हमें थोड़ा सा तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सीएम कोशिश कर लेगा, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। कोशिश फर्द वाहिद को करनी पड़ेगी, हम अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाएं। मेरे सब दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है जिसके ऑयल चेंज होने वाला ऑयल चेंज करवाएं, क्योंकि ये सब उसके मौजब हैं और हम कहीं ना कहीं जब इसका हिस्सा बनते जाएंगे हम उस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं जो हमें गैर दनिस्ता तौर पर हम कर रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा, और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज सुबह की भी एक मेरे साथ वाकया हुआ, एक बाइक पे बच्चा बैग लेके स्कूल कॉलेज जा रहा था, स्कूल जा रहा था, डोंट नो, उसके मैंने हुलिया और बैग से अंदाजा लगाया कि ये किसी स्कूल वगैरह जा रहा है। उसने मेरी गाड़ी में बाइक मारा और भगा के ले गया। अच्छा मैंने चेस किया और उसे रोका, उसने कहा क्या हुआ है? मैं कहा यार आपने गाड़ी में बाइक मारा आप चले गए। कहने कुछ टूटेगा तो नहीं? मतलब मैंने उसके बाद अंदाजा लगाया कि या तो मेरा कोई शीशा टूट जाता या मेरी गाड़ी उल्ट जाती, या कोई अल्लाह पाक माफ करे कि कोई जख्म होना या नुकसान होना हमारे लिए अब चीज है कि अगर नहीं कुछ हुआ, कोई हल्की फुल्की लाइन लगी है तो उनके लिए देखिए, हमें अगर हमारा स्टूडेंट ये अप्रोच लेके जा रहा है तो हमारे टीचर्स को आज ट्रेन होना पड़े। जो टीचर्स की बात ये कर रहे थे ना, मैं उधर लेके आ रहा था, मेरे टीचर की बात आज भी मुझे याद है कि जब आगे बढ़ना है तो फिर पीछे नहीं देखना और फिर पॉजिटिव माइंड के साथ आगे जाना है और फिर नेगेटिव वाइब्स को लेकर नहीं जाना। हम तो बदले लेने की आग में पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि जो बातें हम कर रहे हैं उसके अंदर मायूसी बहुत है, उसको कवर अप करते जाएं, मायूसी को एरेडिकेट करते करते हम यहां तक आए कि हमें एक पॉजिटिव फिजा के अंदर सांस लेने का मौका मिले जहां हमें नजर आए। मतलब अगर गाड़ी लगी, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं लग गई थी आपसे, आप मुझे सिर्फ हाथ का इशारा कर देते। मैंने खुद ये लंदन में देखा कि लोगों से होता है, वो क्या कहते हैं सॉरी और थैंक्स, एक हाथ लेकिन हमारे हाथ सॉरी बोलना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है ना, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है, उसके लिए जैसे आपने कहा कि हाथ के इशारे से सिर्फ वो एक गेस्चर दे देता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर बिलफर्ज अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड भी कोई दिखाता है ना तो आपको एकदम से गुस्सा आता भी है, तो आपका वहीं पे गुस्सा भी ठंडा हो जाता है कि सामने वाले को एटलीस्ट रियलाइज है कि उसकी गलती है। लेकिन अगर बच्चे को हम अभी से ये सिखा रहे हैं तो वो एक अच्छा शहरी कभी भी नहीं बन पाएगा। और शेख साहब अगर हम इंडस्ट्री की जैसे बात कर रहे थे तो जाहिर बात है महंगाई ने जैसे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डाला है, इसी तरह से कपड़े की परचेज पे कितना ज़्यादा असरअंदाज हुई है महंगाई? देखिए जी, कपड़ा इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात से निकल चुका है। आम आदमी की जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यूटिलिटी बिल्स आ गए हुए हैं, खाना पीना आ गया हुआ है, कपड़ा निकल गया। कपड़ा निकलने की मेन वजह ही महंगाई है। बंदे की जितनी इनकम है वो बेचारा बिजली के बिलों में ही दे देता है, स्कूलों के बच्चों की फीसों में ही दे देता है, तो कपड़े की तरफ आ ही नहीं रहा। कपड़ा इस वक्त उस क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है कि शायद पूरी दुनिया में कहीं इतना क्राइसिस नहीं है जितना पाकिस्तान में। उसकी मेन वजह ही महंगाई है। हम इसको नहीं कंट्रोल करेंगे, हमारा कपड़ा पाकिस्तान से बेनाम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मुझे एक वो बात याद आ गई, PIA ने बहुत सारे मुल्कों को सिखाया जहाज कैसे उड़ाते हैं, एयरलाइन कैसे रन अप करते हैं, मगर हम खुद ही इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आज अरबों रुपए की करप्शन की वजह से हमारा PIA बंद होने की पोजीशन पे है। रोज की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और आज भी हम लोग होश के नाखुन नहीं ले रहे। उसके पीछे वो पर्ची सिस्टम था कि एक एक पर्ची पर एक एक पायलट बन गया और हर 10-15 साल के बाद एक जहाज गिर जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है। हमने आज तक सबक सीखा ही नहीं। टेक्सटाइल से भी अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो हमारे बच्चे ये कहा करेंगे कि कभी पाकिस्तान में कपड़ा बनता होता था। जैसे आज हम अपने बच्चों को कह रहे हैं ना कि PIA ने ये सिखाया, इत्तेहाद एयरलाइन ये PIA ने ही बनाई है, मिनी PIA ही समझे, तो वो मजाक समझते हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल भी ऐसे ही होगा और ये आने में मुझे लगता है कि ये हमारी अपनी जिंदगी में बलालजी हो जाना है, यानी विद इन ईयर्स ये काम होने की पोजीशन में है। तो टेक्सटाइल सेक्टर
इस वक्त इंतहाई क्राइसिस में है। मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा इसको बचाएं, इसको बाहर ना इंडस्ट्री को जाने दें। आप यकीन करेंगे बिलाल जी, पिछले 15 दिनों में हमारी मार्केट से 2 ताजर सारा कुछ लपेट के जा चुके हैं। और ये बहुत बुरी बात है, अगर इसी तरह से मार्केट से लोग निकलते रहेंगे तो बेहतरी का अमल तो फिर वही का वहीं धरे का धरा रह जाएगा ना। और बस दुआ कर सकते हैं कि हालात जो है वो साजगार हों। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयर किया जाए, ताकि आपकी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसा कि वेदर बदल रहा है हर रोज़, तो मैं आपसे कहती हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आ रही है, स्मोक बहुत बढ़ती जा रही है और स्मोक के बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। किस तरह से ये हमें मुतासिर कर रही है। बहुत सारे लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, सांस का जिनको स्पेशली मसला है उनके लिए और ज़्यादा जो है वो सर्वाइव करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम हालात में किस तरह से आप खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे जो है हमेशा से गिर के सीखते हैं, चोट लगना बहुत नॉर्मल बात है। छोटे बच्चों को हमारी कोशिश होती है कि शुरू से जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनकी हड्डियों को जो है वो मजबूत बनाया जाए, ताकि उनमें किसी भी तरह की वीकनेस ना आ सके। तो ये 2 डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स हैं। एक तो मौसम के लिहाज से, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जैसे कि सर्दी का मौसम बढ़ता है तो बहुत सारी हम देखते हैं कि फीमेल्स हैं, हमारी लेडीज, स्पेशली हमारी अम्माएं जो हैं वो जॉइंट का बहुत ज़्यादा उनको इशू हो जाता है। तो किस तरह से उसको ओवरकम कर सकती हैं ताकि वो अपने विंटर्स को जो है वो हेल्दी तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकें और मौसम से भरपूर जो है वो लुत्फानंदोज़ हो सकें। लेकिन सेहत के हवाले से हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से बदलते हुए मौसम के साथ आप अपनी सेहत को जो है वो मुतासिर किए बगैर विंटर को एंजॉय कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारूफ वेंस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन है, पेट्रन इन चीफ YDA पंजाब। अस्सलाम वालेकुम मारूफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यू लुकिंग सो गुड। और क्योंकि वेदर भी बदल रहा है तो देखने में शख्सियत पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर मतलब होते हैं। तो आई एम श्योर कि आप जो है स्मोक के हवाले से आज हमारी ऑडियंस को बहुत जो है वो शानदार तरीके से आगाह करेंगे। साथ ही साथ हड्डियों के हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारी डॉक्टर हैं डॉक्टर इकरा ताहिर, ऑर्थोपेडिक हैं, रिहाब स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इकरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और ब्लैक जो है वो हर किसी पे सूट करता है। एज यूजुअल जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इंसान की जो है ना वो शख्सियत पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आई एम श्योर कि जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। मारूफ, आपसे बात का स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं, अभी मैं सुबह में आ रही थी तो एक मौसम, एक टेम्परेचर तो हमें दिखाई देता है, महसूस होता है कि थोड़ी सी जो है वो गर्मी है, लेकिन स्मोक की वजह से जो है हमें सन रेज दिखाई नहीं देती हैं। तो स्मोक हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन के लिए या व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ आप लोगों के प्रोग्राम पर से स्मोक है क्या। बेसिकली स्मोक बेसिकली इज़ ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन जी। इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन है एयर पोल्यूटेंट्स का। उसमें मतलब स्मोक है जिसको हम उर्दू में धुआं कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और सबसे जो कह लें डेंजरस पार्टिकल है वो ओजोन है। इस तरह का कम्बिनेशन है एयर पोल्यूशन जिससे जो है ना आपकी विजिबिलिटी या बहुत कम हो जाती है। तो जो है मतलब या उसको कह लें कि स्मोक और फॉग का एक कम्बिनेशन है जिसको हम स्मोक कहते हैं। ओके। तो ये सारे सिनेरियो जब ये एयर पोल्यूशन होती है तो ये डेफिनेटली सबसे पहले जो चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट आती हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी आंखों को इफ़ेक्ट करता है ये स्मोक। फिर हमारे फेस की इरिटेशन करती है, फेस पे जो इफ़ेक्ट करती हैं, स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और हमारी जो नाक और गले में जो एक मेम्ब्रेन्स या हमारी वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको डैमेज करती है। इसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सांस लेने का निज़ाम है, उसको काफ़ी हद तक डैमेज करती है, जिससे मुख्तलिफ पेशेंट्स में या मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसमें ये स्पेसिफिकली जो है ना स्मोक का रोल लिखा हुआ है कि स्मोक ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जितने भी होते हैं, चाहे एक्सट्रीम्स ऑफ एज का मतलब है छोटे बच्चे हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, तो
तो ये हर तरह की जो चीज़ें मतलब बीमारियां हैं, ये बाकी चीज़ें इन सारों से अफेक्ट करती हैं। और सिमिलरली इसी तरह स्मोक हमारे जो छोटे बच्चे हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, या अमीनो कंप्रोमाइज जो डायबिटिक्स हैं, या जिनको ऑलरेडी जो कोई ना कोई बीमारी लगी होती है, या उनकी इम्यूनिटी या मदाफ़ती मदाफ़त उनकी कमज़ोर होती है, उन जो है पर्सनस में या उन पेशेंट्स में जो है स्मोक ज़्यादा हैज़र्ड्स इफेक्ट करती है। तो अगर बात करें जो है हम आँखों की, तो आँखों में जो इस तरह के मौसम में आँखों की इरिटेशन, आँखों की जैसे वो लाल हो जाती हैं, आँखों में से पानी आ जाता है, उस तरह का इफेक्ट करती है। चेहरे की जो है स्किन की बहुत ज़्यादा ड्राइनेस खुश कर देती है, स्किन बर्न या एलर्जीज कर देती है। ठीक है, इस तरह हमारे जो नाक कान गले वाले मरीज़ होते हैं, जिनको यानी कि गला जल्दी ख़राब हो जाएगा, गला बुखार हो जाएगा, ठीक है, खांसी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे दमा के हैं या COPD के हैं, जिनका ऑलरेडी जो स्मोकिंग की वजह से या किसी वजह से लंग डैमेज है, तो वो जो पेशेंट्स हैं वो मतलब वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उनका अगर दमा है या किसी भी सांस की बीमारी है, तो उसकी जो वो बीमारी है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उनका जो है मतलब डॉक्टर के पास विजिट या उनकी जो क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन है वो बढ़ जाएगी, या उनका जो है हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो स्मोक की वजह से बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि स्मोक के जैसे कि आपने बात की है कि बहुत ज़्यादा इनको पहले अपनी आंखों की अगर बात की, तो रूटीन में ऐसी कौन सी हमें जो है वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए चीज़ों को, कि हम अपनी आंखों को और अपने नाक को स्पेशली, क्योंकि नाक से हम इनहेल करते हैं, जी। तो किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो डेली बेस पे भी हम कर सकते हैं ताकि जो है हमें किसी भी तरह का चीज़ जो है वो मुतासिर नहीं करे? जी बिल्कुल, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं पर्सनल प्रोटेक्शन बेसिकली, और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्मोक बेसिकली जो है ना वो है 3-4 किस्म का जो है एयर पोल्यूशन उसकी वजह से होती है, या गाड़ियों के धुएं से ज़्यादा होती है जो ऑटो एमिशंस हैं। दूसरा जो हमारा फैसलाबाद वाला कल्चर है, यहाँ भट्ठे बहुत ज़्यादा ईंटें बनाने वाले, उनके स्मोक से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हम कोयला बर्न करते हैं, उससे स्मोक होती है। तीसरा हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज और मिल्स हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है, यहाँ एयर पोल्यूशन निकलती है, उससे हो सकती है। या हमारे जो मतलब हमारा क्योंकि वो फैसलाबाद का इलाका भी ज़्यादा वो जो है गाँव से तल्लक रखते हैं लोग, या वो गाँव वाला इलाका है, तो उसमें जो है मतलब जो हम खेतों में या मतलब फसल काट करने के बाद आग लगा देते हैं, या मतलब उस वजह से ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे करने वाली हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे करनी है। कुछ जो चीज़ें हैं वो लोकल जो पर्सनल करने वाली हैं। पर्सनल केयर में आप सबसे पहले ये करें कि जो स्मोक का सीज़न है जैसे करंटली चल रहा है, तो अपनी वाटर इनटेक बढ़ा दें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। ठीक है, क्योंकि स्मोक आपके जो है आंखों पे इफेक्ट करती है, आप उसको जो है आंखों की प्रोटेक्शन करें। आंखों के पे जो अगर आपका ज़रूरी है बाहर निकलना है, सबसे पहले तो एक याद रखें कि आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ है लिमिट कर लें। ठीक है, बाहर की जितनी एक्टिविटीज़ है लिमिट कर लें, और स्पेसिफिकली जो फिटनेस फ्रीक्स हैं या एक्सरसाइज के जिनको पसंद है, वो आपका मिड डे जो है या मतलब असर के बाद, मिड डे ये असर के बाद ही बनता है ऑलमोस्ट, तो असर के बाद जो आउटडोर में एक्सरसाइज या मतलब बाकी करते हैं उसको वो लिमिटेड कर दें, या अर्ली मॉर्निंग ले जाएं, या वो मतलब रात को ले जाएं, या इंडोर एक्टिविटीज़ वो बढ़ाएं। क्योंकि मिड डे में जो स्मोक का एक मैंने पहले बात की है, एक ओजोन पार्टिकल होता है जो सबसे ज़्यादा जो गुर्दों फेफड़ों को डैमेज करता है, वो उसका वो लोएस्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो एट दैट टाइम जो है ना कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से बचें। फिर जो हम कर सकते हैं, अगर आपने बाहर जाना है तो फेस मास्क यूज़ करें, ताकि वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपने आना है फेस के वो कम से कम करें। ठीक है, फिर जो हम कर सकते हैं कि अपनी जो बच्चों को, बुजुर्गों को, यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब बच्चों की स्पेसिफिकली उन्होंने खेलना, उनको लिमिट करें। और घरों में हम ये कर सकते हैं कि अपना प्योरीफाइड एयर का जो है ना बंदोबस्त करें। जो हम खिड़कियां आमतौर पे खोल के रखते हैं वो बंद करें, ताकि बाहर से जो है मतलब आउटडोर जो एयर है वो ना आ सके। जो अंदर की हवा है, इंडोर एयर है, उसको क्लीन करें, उसको प्योरीफाई करें। ठीक है, या हम वो जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं या समथिंग, जो भी हमने डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो वो हम बेसिकली वो करें। ठीक है, इसके अलावा जो ये थी हमारी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, और जो स्पेसिफिकली जो हैं हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये हिदायत ये है
कि इस स्मोक से ना वो बचें, अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, अपनी जो है बाहर निकलने से बचें, और बंद कमरे जहाँ ऐसे जहाँ आपका जो है रूम और एयर क्लीन है वहाँ अपने आप को प्रिवेंट जो है रिजर्व करके रखें, ताकि जो है आपकी जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उससे इफेक्ट ताकि किए ज्यादा से ज्यादा जो है आप घर के अंदर रहें, अगर जरूरी है बहुत तो आप बाहर निकलें। जैसा कि इकरा बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से भी, लेकिन जैसे हम मौसम बदलते देखते हैं ना, तो एक और बहुत बड़ा जो मसला हमारे फीमेल को भी स्पेशली जो फेस करना पड़ता है, मर्द हजरात में भी है, लेकिन स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं उनको हड्डियों के हवाले से जॉइंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो किस तरह से जो है वो अपना ख्याल रख सकती हैं, और इसके लिए क्या ऐसी आप टिप्स उनको देंगी ताकि वो इस पेन से जो है वो उनको रिलीफ मिल सके? बेसिकली मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वेदर चेंज होने के साथ, लाइक जैसे हम समर से विंटर में एंटर होते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है कि उनके जॉइंट्स का जो पेन है वो एग्रावेट कर जाता है। बेसिकली जब हम समर से विंटर में एंटर होते हैं तो होम्योस्टेसिस है मैकेनिज्म, जिसमें हमने अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल के साथ कोप अप करना होता है, जिसके बदले में क्या आता है, कुछ मैकेनिज्म होते हैं और साथ में रिजल्ट में पेन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं, प्रेशर की, टेम्परेचर की। जैसे हम विंटर सीजन में एंटर होते हैं, प्रेशर जो उनसे है वो हमारी आउट ऑफ द बॉडी जो उनसा कम हो जाता है, हमारी बोन में, टेंडन में एक्सपैंड कर जाते हैं, प्रेशर जो उनसा वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो ये पेन विंटर सीजन में थोड़ा एग्रावेट कर जाता है। इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि जिस तरह एज ज़्यादा हो, ये इशू ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में। विंटर वेदर जो है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वी कैन फील द वेदर इन आवर बोन्स, कि हम बोन्स में वेदर को फील कर सकते हैं। तो बीइंग अ थेरापिस्ट हम जो होम प्लान के लिए उनको गाइड कर सकते हैं, उनको हॉट पैक के साथ कुछ होम प्लान गाइड कर सकते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, हमारी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। हमें थोड़ी सी उन्हें अवेयर करना चाहिए कि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, लाइक डिजनरेटिव चेंजेस होती हैं, जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, शियाटिका की पेन है। ये ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ होम प्लान से ठीक नहीं होंगे। प्रॉपर इनका डायग्नोसिस करवाया जाए, इनके फिजियो सेशंस लिए जाएँ। मैं क्लिनिक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि विंटर में नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि पेशेंट्स कहते हैं विंटर है, हमारे लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर उन्हें अवेयर किया जाए कि आपकी डिजनरेटिव चेंजेस हैं, जब तक आप इसके 12-15 डिपेंड करता है कि स्वेटी क्या है, इसके प्रॉपर सेशन नहीं लेंगे, ये पेन आपका मजीद एग्रावेट करता जाएगा। अगर मैं अपने पेशेंट से डिस्कस करूं कि आपने अपने सेशंस ड्यूरिंग विंटर सीजन क्यों स्किप किए हैं, तो उनका ये रिप्लाई होता है कि हमने घर में गर्म टकोर कर ली। तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो फिजियोथेरेपी है वो सिर्फ टकोर या हॉट पैक लगाने तक नहीं है, ये एक वास्ट फील्ड है। सिर्फ हॉट पैक तो आप घर में लगा सकते हैं, कुछ होम प्लान्स हैं जो कि आप ऑप्ट करके फॉर टाइम बीइंग उससे रिलीफ फील कर सकते हैं, लेकिन डिजनरेटिव चेंजेस के लिए प्रॉपर आपको फिजियो सेशंस की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ऐसी पेन्स होती हैं जो सीज़न टू सीज़न चलती रहती हैं, जैसे कि आपने भी बात की है, तो कुछ हमारी ऐसी हैं जो नुस्खे जिसको हम कहते हैं कि हमारी अम्मा और दादी की टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे टकोर की भी आपने बात की है। छोटे बच्चों की अगर स्पेशली बात करें जो कि ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनकी बोन्स को किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली एज से ही अगर बच्चों का जो है वो लाइफस्टाइल इस तरह से मेंटेन किया जाए कि उनकी बोन्स पे जो है वो स्पेशली हम जो है वो फोकस करें, ताकि उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो फिजिकली बड़ा अच्छे से एक्टिव रह सकेंगे। ठीक है, जिस तरह आपने बात की कि वो ग्रोइंग एज होती है, उनको न्यूट्रिशनल लेवल पे भी फिजिकली एक्टिव रहने की भी ज़रूरत है। अब बच्चों में क्या होता है कि छोटी एज में उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो फेस कर रहे होते हैं। मदर फीड नहीं है, आजकल बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मदर फीड जो उनसी है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही मैनेज। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडोर प्रैक्टिस भी करती हूँ पेडियाट्रिक वार्ड में, तो डिफरेंट हिस्ट्री लेने से पता चलता है कि मदर फीड पे भी नहीं था, और बच्चे को जो फार्मूला मिल्क दिया गया वो इतना डाइल्यूटेड था कि उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ बच्चे को, और बच्चा प्रेजेंट कर रहा है रिकेट की डिसीज़ के साथ। रिकेट बेसिकली एक डिसीज़ है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। 14 ईयर का बच्चा है, 12 ईयर का बच्चा, अगर उससे रिकेट हो गया तो वो अपनी और इस डेफिशिएंसी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा है वो कुछ इस तरह से फ्रूट्स या ग़िज़ा नहीं खा पाएगा जिस तरह से बड़े खा सकते हैं। तो जैसे आपने अभी बात की, तो इस डेफिशिएंसी को किस तरह से छोटे बच्चों में हम दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनकी मदर पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इनकी रिकेट की जो डेफिशिएंसी है वो आपकी निगलिजेंसी की वजह से इन्हें फेस करनी पड़ रही है। इनकी मिल्क इंटेक ज़्यादा करें, एग इंटेक ज़्यादा करें, जिस तरह विंटर सीजन है एग का प्रॉपर इस्तेमाल करें। और अगर फॉर एग्जांपल 16-18 एज है तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। अगर उनकी बॉडी जो नीड है वो उनकी न्यूट्रिशन से फुलफिल नहीं हो रही तो हम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, डिफरेंट पेशेंट्स उनकी हिस्ट्री लेने से पता चलता है कि हम कैल्शियम विटामिन डी के इतने अरसे से यूज़ कर रहे हैं। जब उनका सोर्स पता चलता है तो वो कैल्शियम ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स है, जबकि हमारे
हमारी बॉडी ऑर्गेनिक सोर्स से मिलकर बनी है, उन्हें बस वो नेट से सर्च करते हैं कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट ठीक है या विटामिन डी ठीक है, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से इनऑर्गेनिक अगर सोर्स होगा तो किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो बहुत से मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और जानेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज कौन से हैं और किस तरह से जो है हम जो है वो अच्छे और बेहतर अंदाज में जो है वो खुराक का इंटेक कर सकते हैं ताकि बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम सब आप ही के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि आपको ऐसे जो है वो चीज़ों से और ऐसे मौज़ूआत के बारे में आगाही दी जा सके ताकि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे बैठे बहुत सारे मसाइल जो है वो आपके हल हो जाएँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम तो बदल रहा है, हमें दिन में तपिश भी महसूस होती है, लेकिन जो हमें एटमॉस्फेयर है वो उतना जो सारा है वो क्लीन दिखाई नहीं देता, जिसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो स्मोक है। स्मोक किस तरह से हमें इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये किस तरह से डायरेक्टली हमें इंजेक्ट करती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या बेहतर जो वेज हैं उस पे हम बात कर रहे थे। मारूफ, अगर आप बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि हम घर के अंदर रहते हुए किस तरह से खुद को जो है वो सेफ कर सकते हैं, लेकिन अगर इन केस हमें घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो उस सूरत में हमें कौन सी प्रोटेक्शन एक तो यूज़ करनी चाहिए और स्पेशली जैसे कि आपने पानी की बात की थी कि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, इसके अलावा हमें डेली बेस में कौन से ऐसे मील हैं जो इंटेक करें जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और इस तरह की कोई भी हार्मफुल जो हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल्स मिल रहे हैं वो हमें जो है वो ज़्यादा मुतासिर नहीं करें। देखिए, मैंने पहले बात की कि इनटेक ऑफ वाटर बढ़ाएं, प्लेंटी फ्लूइड्स हम इसको यानी कि टेक्निकल टर्म कहते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। दूसरा, जैसा कि मौसम चेंज वैसे भी हो, लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जा सकता, तो वो टर्म्स ऑफ उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास? नहीं, ऑप्शन जो है ना, पानी की जगह पानी ही इस्तेमाल हो सकता है और कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल हो सकता है कि आप जो है ना मतलब जूसेस वगैरह ज़्यादा ले लें, लिक्विड का इंटेक बढ़ा दें बेसिकली, ठीक है, लिक्विड बढ़ा दें, किसी और फॉर्म में ले लें। और दूसरा जो हमारा जो है ना, जैसे मौसम वैसे भी जो है मौसम की तब्दीली के साथ जो जिस्म वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे गला ख़राब है, खांसी है, सर दर्द है, बुखार है, ये भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सारी कंडीशन में स्मोक हो या ना हो, ये मौसम की तब्दीली के साथ जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें एक तो हाइड्रेशन के साथ साथ आप जो है ना इनटेक ऑफ प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। प्रोटीन इनटेक किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप, किसी भी फॉर्म में सूप ले लें, यखनी ले लें, या आप किसी भी फार्म में जो मीट है, चिकन है, उसका इस्तेमाल करें, या वैसे भी किसी भी फार्म में प्रोटीन जिस फार्म में भी मिलती है उसका प्रोटीन इनटेक बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी सेहत पे अच्छा असर आएगा। क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये सेल्फ लिमिटिंग है, इनको हमेशा टाइम लगता है। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में जो सुनने वालों के लिए और व्यूअर्स के लिए एक मैसेज ये भी है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है, जैसे एंटीबायोटिक्स का हम घर पे अगर कोई हमारे पास क्लिनिक पे भी पेशेंट या हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं तो जी एजोमैक्स किसी वो कोरोना के डेज़ में एजोमैक्स एक मुंह पे ऐसा नाम चढ़ गया ना कि मैं एजोमैक्स या मतलब कैरिसफ लेके आए, ये मरीज़ आलमोस्ट लेके ही आते हैं। अच्छा। तो मेरा ये आपकी यानी कि रिक्वेस्ट हुई है अपने नाजरीन सुनने वालों के लिए भी कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर और एंटीबायोटिक का स्पेसिफिकली जो है वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं होता, ये सेल्फ लिमिटिंग है, इन्होंने खुद बहुत ठीक ही होना है। अगर आपने लेना है तो कोई आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी है, पेनाडोल ले लें, ब्रूफोल ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें। साथ खांसी आ रही है, कोई एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामीन है, वो ले लें, या कफ सिरप ले लें और पानी का इस्तेमाल करें। और जो है प्रोटीन इंटेक इन द फॉर्म ऑफ सूप है, यखनी है, वो लें और गरारे करें, नमक डाल के कर लें या डिस्प्रिन डाल के कर लें, तो ये आप इससे बच सकते हैं। ओके। ये तो थी वेदर चेंजेस के। और स्पेसिफिकली अगर स्मोक का मैंने बताया तो स्मोक में अगर मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है, आउटडोर में निकलना भी पड़ता है। और हमारे जो मोस्टली लोग हैं कुछ गाड़ियों पे जाते हैं, कुछ जो है बाइक्स पे जाते हैं, तो स्पेशली बाइक्स वालों के लिए या जो दूसरे वैसे लोग हैं हजरात, उनके लिए यही है कि आप जो है ना मतलब एक तो सन ग्लासेस पहने, मतलब ग्लासेस पहन के रखें ताकि जो डायरेक्ट एक्सपोजर है या पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंखों को इरिटेट ना करें।
फेस पे कुछ ना कुछ जो है फेस प्रोटेक्शन लगा के जाएं और फेस मास्क यूज़ करें, ताकि जो आपका जो एयर पोल्यूशन है थ्रू नोज़ या माउथ वो पार्टिकल्स जाने थे वो ना जाएं। ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो लोग हजरा जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डे टाइम पे या दोपहर में जो है मतलब थोड़ी सी स्मोक का ज़्यादा इफेक्ट आता है, या मतलब वो इंजन से जो धुआं निकलना तो ज़्यादा होता है, तो स्पेसिफिकली ये भी है जो गाइडलाइंस के मुताबिक कि अगर आपने जो है मतलब फ्यूल भी फिल करवाना है तो वो कोशिश करने मॉर्निंग टाइम या नाइट टाइम करने, ताकि थोड़ी कम से कम जो है मतलब उस पर लोड पड़ सके। ठीक है। और जो पंजाब इन्वायरमेंटल कंट्रोल प्रोग्राम है, उन्होंने एक जो है ये रिसेंटली भी जो जून में उन्होंने एक अपने गाइडलाइंस इशू की हैं कि किस तरह आप अगर इन्वायरमेंट की किस तरह आपने प्रोटेक्शन करनी है। मतलब अगर कोई भट्ठे वाले हैं, मतलब ईंटें बनाने वाला भट्ठा है, तो उनका एक उन्होंने डिज़ाइन सेट किया है कि इसके वो स्पाइरल शेप उसको कहते हैं, उसमें कम से कम धुआं निकलता है, वो अडॉप्ट करें। और जो लोग हैं मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हमारे फैक्ट्रीज वाले हैं या हमारे दूसरी जो लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने ना एक सेट क्राइटेरिया सेट किया कि आप एक डेज में इतना वो जो फ्यूल बर्न कर सकते हैं कंबस्शन, अगर वो उससे ज़्यादा करते हैं तो एक वहाँ पे जो है सेट रूल्स के मुताबिक जो है वो वहाँ पे फ़ाइन भी है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, उसमें ये है कि अगर ये आपका एक बाइक वाला है या गाड़ी वाला, अगर उस पर उसकी गाड़ी से या बाइक से ज़्यादा धुआं निकलता है, उस पर भी उसको जो है 2000 का फ़ाइन है उस रूल के मुताबिक, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है। अगर वही सीक्वेंशली अगर उसके बाद एक दफ़ा वो फ़ाइन होने के बाद अगर वो दोबारा करेगा तो वो फाइन उसको डबल होगा। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, लेकिन अब इस पे स्मोक के दिनों में अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो डेफिनेटली जो है हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम खुद जो है सेफ हो सकेंगे इस एनवायरनमेंट से। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है ना कि लोगों तक अवेयरनेस जाए, लोगों को पता हो कि ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो उस पर अच्छी तरह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। लोगों तक अवेयरनेस कैसे आएगी? मैं आपके मतलब प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैंने थोड़ी सी बहुत बात की, हो सकता है मेरी आवाज़ कोई सुनने वाले हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर हैं या अरबाब इख्तियार जिसको हम बोलते हैं वर्ड स्पेसिफिकली टिपिकली, तो वो सुने, मतलब वज़ीर आला साहब सुने या बाकी लोग, तो इस चीज़ को वो फॉलो करें। अपने टीवी प्रोग्राम जो कमर्शियल चलाते हैं या हमारे मोबाइल ट्यून्स चलती हैं उस पर करें, लोगों को गाइड करें। रूल्स के साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे ताकि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, और जो है वो शहरों की जितना भी माहौल एटमॉस्फेयर है उसका बड़ा अच्छा तरीका है कि रोड पे आप जो है मतलब बैनर्स या पैनाफ्लेक्सेस वो कर दें, वो चलाएं। या हमारी जो होती हैं ये होती हैं स्क्रीन्स जो चल रही होती हैं रोड पे, बस में चले या हॉस्पिटल में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे हम लगाएंगे तो डेफिनेटली लोग फॉलो करेंगे। अवेयरनेस आपने देनी है, डेंगू से आप अवेयरनेस देते हैं, डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होता है। अगर आप स्मोक पे अवेयरनेस देंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे मीडिया के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू, टीवी टॉक्स के थ्रू, या मतलब तो डेफिनेटली लोगों तक मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने देखने वाले मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं खुदारा उन्हें फॉलो करें, क्योंकि ये हमारी ही बेहतरी के लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शहरों को साफ रखना, ताकि इस तरह की जो मुज़र बीमारियाँ उनसे बचा जा सके। इकरा जैसे हम बात कर रहे थे और आप मुझे बता रही थी कि विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमारे यहाँ इतना लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट्स क्या हैं। हम सिर्फ गूगल करते हैं, गूगल के बाद हम जो है वो सेकंड ओपिनियन के लिए जो है वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, खुद से सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो किस तरह से हम जो है वो ऑर्गेनिक वे है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे हम जो है वो अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं ताकि हड्डियों की जो मर्ज़ है या उनकी बीमारियां, दर्द है, उससे बच सकें। सबसे पहले हम लोगों ने अगर तो फॉर एग्जांपल उनकी जो नीड है न्यूट्रिशन से पूरी नहीं हो रही, हमने उन्हें कोई सप्लीमेंट रिकमेंड करना है, वो किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से या फिजियोथेरेपी से प्रिस्क्राइब करवाएं कि जो कैल्शियम का सोर्स है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मीन्स कि क्या उसका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक से लिया जा रहा है या नहीं। बहुत से पेशेंट्स मेरे क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे आते हैं कि उनका सोर्स इनऑर्गेनिक होता है, वो बता रहे होते हैं कि हम ये सप्लीमेंट पिछले 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, 2 साल से। साथ में उनको किडनी स्टोन का इशू भी होता है, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक सोर्स कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम को लिया जाता है तो वो किडनी के लेवल पे जाके वहाँ पे किडनी स्टोन जनरेट कर रहा होता है। अगर वही सोर्स ऑर्गेनिक हो, जिस तरह रेड एलजी का सोर्स है, रेड एलजी से डिफरेंट सप्लीमेंट कैल्शियम के जनरेट किए जाते हैं जो कि किडनी के लेवल पे नहीं करते। अगर हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक सोर्स सप्लीमेंट की
ज़रूरत नहीं है, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो उनकी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें कि वो सप्लीमेंट उनको लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइक जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एग दिया जा सकता है, उनको मिल्क इनटेक करवाया जा सकता है, उनकी आयरन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कैरेट जूस। लेकिन इकरा इसमें ये भी है ना कि जिस तरह के आजकल के मौजूदा हालात के मुताबिक देखें तो एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किल ये भी दिखाई देती है महंगाई की वजह से कि अगर आप रोज़ अपने बच्चे को जो है वो एग या उस तरह से वो जो है वो प्रोटीन से या कैल्शियम से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हो, तो उसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, या वीक में कितना इसका जो है ना वो मिनिमम यूज़ होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है वो बेनिफिट्स ले सकें? अगर हम ये मतलब पॉपुलेशन वाइज वेरी करते हैं, अगर हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें तो बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं यही चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि जितना बेहतर है वो डाइट से ये इंटेक करें। सप्लीमेंट डाइट से थोड़े से रीज़नेबल तो है, अफोर्डेबल तो है, लेकिन वो बच्चों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। अगर हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करते हैं, जिस तरह एज ज़्यादा होती है, जिस तरह 35, 40, 45 उस एज में जाके हम कैल्शियम डाइट से लेते हैं, वो हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, हमें सप्लीमेंट मजबूरी में लेने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है या यंग लोग हैं वो तो डाइट से इजीली ले सकते हैं। जिस तरह एग मिल्क आपने बात की कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं फिर भी कहूँगी उनकी काउंसलिंग करें कि एटलीस्ट वीक में डेली ना से वीक में 3 to 4 टाइम तो वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क इंटेक करें। वीक में 7 एग नहीं वो इंटेक कर सकते, 3 एग का इंटेक करें। ये पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है वो एक बैलेंस डाइट के साथ जो है वो आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो है अगर अर्ली एज से ही उनका इस तरह से लाइफस्टाइल बनाया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की हड्डियों की बीमारी ना हो सके और वो अच्छे से फल फूल सकें और फिजिकली एक्टिव रह सकें। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी है 10 और हम बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से कि किस तरह से स्मोक पे हमने बहुत डिटेल गुफ्तगू की है। आई एम श्योर बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह आप जो है वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्मोक की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे बढ़ते हुए जो माहौलियाती आलूदगी हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसकी वजह से ये हमें गुज़िश्ता कई सालों से इसको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये हम सबकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से इसको जो है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि फोग अच्छी लगती है, वो बहुत देखने में विंटर में जो है ना वो मज़े का एक मौसम लगता है, लेकिन अगर स्मोक हो तो वो ना तो हमारी सेहत के लिए अच्छी है ना ही हमारे लाइफस्टाइल के लिए। बहुत सारी हमें जो है ना उससे स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी आंखों को ईचिंग होती है और भी बहुत तरह के तरीके से ये जो है वो हमें इम्पैक्ट करती है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें और विंटर्स को भी जो है ना वो उसी तरह से इंजॉय कर सकें। क्योंकि पर्सनली विंटर्स जब आते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं। हम कहते हैं कि अब तो हम जो है वो आउटडोर निकल सकते हैं, लेकिन स्मोक है तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। डॉक्टर, अगर हम बात कर रहे थे जैसे आपने प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से जो है वो बताया, जिनको ऑलरेडी सांस का मसला है, वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन में जो है वो अपना ख्याल रख सकते हैं? देखें, मैंने पहले भी बात की है कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एज़मा की या दमे वाले मरीज़ हैं, उनका तो मौसम की तब्दीली के साथ करंटली वैसे ही वो चीज़ें ना प्रेस्पिरेट कर जाती हैं। ठीक है, जैसे ही मौसम तब्दील होना है उनकी सिम्टम्स, उनकी खांसी, उनका सांस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए तो स्पेसिफिकली अपनी ना हमारा बहुत ज़्यादा अलमिया ये है कि हमारे पेशेंट्स ठीक होते हैं, दवाई बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं या कम कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना आगे पीछे टाइट्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो आपके मालिज ने, आपके फिजिशियन ने आपको दवाई दी है, अगर गोलियां दी हैं तो वो लेते रहें। ठीक है, अगर आपको इन्हेलर लिख के दी है जो सांस के लिए यूज़ करते हैं, इन्हेलर है या किसी भी फॉर्म में वो रेवोलाइज़र है, तो उसका बाकायदा से जो है ना, मतलब अगर पहले आपने छोड़ा है तो उसको डेफिनेटली वो लें आप। ठीक है, और वून के लिए स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब कोशिश वो यही करें कि मैंने जैसे पहले कहा कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है ना वो लिमिट कर दें। ठीक है, लेकिन ये सारे जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक्स हैं या कैंसर के मरीज़ हैं या सांस की बीमारियों के मरीज़ हैं, रिक्वेस्ट उनसे यही है कि अपनी जो रेगुलर मेडिकेशन है उसको जारी रखें। और जैसे ही आपको कोई लगता है कि आप अनयूजुअल चेंज आ रही है, आपका सांस पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपको खांसी पहले से ज़्यादा है या आपकी जिस्म में दर्द या बुखार बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फ़ौरन जो है आपने कंसर्निंग डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आप इसकी जो है पेचीदगी से या कम्प्लिकेशन से इसको
प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बहुत है ना कि हमें खांसी नजला जुकाम होता है तो हम खुद ही से जो है हाँ, वो मैंने ऑलरेडी बात की है, जी। वो एंटीबायोटिक ना लें, हाँ, काइंडली आप उससे ना, हाँ बिल्कुल इसी तरह से जो है। और इसमें स्टीम लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अगर हमारा नाक बंद है या जैसे आपने गरारे की भी पहले बात की थी, तो क्या इसमें स्टीम बेहतर रहती है? अगर नहीं भी हमें नज़ला जुकाम कुछ इस तरह से, तो स्टीम हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं? स्टीम का रेगुलर बेसिस पे तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, गरारे करने से सूदिंग इफेक्ट डायरेक्ट गले पे आता है, वो उसका मेम्ब्रेन्स की जो इन्फ्लेमेशन है, सोजश है, कम होती है। इसी तरह स्टीम इनहेलेशन से ये तो होता है कि अगर वो आपका जो हमारा हिफाजती झिल्ली है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको थोड़ी बहुत हीलिंग हो सकती है, लेकिन अनड्यू चीज़ कोई भी करना, ठीक है, वो जो है ना वो गलत बात है, उसके हैजर्ड्स ही हैं। जैसे कि हमने, मतलब मैं आपको मिसाल देता चलो, हमारे बहुत सारे लोगों में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि खून पतला करने वाली गोली लोप्रिन या एस्कार ले ले, खून पतला रहेगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर इसको रेगुलर, मैंने बहुत सारे ऐसे अपने भी सर्कल में लोग देखे हैं, जैसे लोप्रिन की आपने बात की है, वो रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या ये उनके लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह, उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, तो उनके जो है मतलब बॉडी जो बाकी चीज़ें हैं उस पर इसका असर आता है। इसी तरह हमने यानी कि लोप्रिन की बात की, इसके साथ बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ना साल से जो है बगैर बताए, बगैर प्रेस्क्रिप्शन के मैदे वाला कैप्सूल राइजिक ओमेगा खाई जा रहे हैं। यकीन जाने इतने लंबे अरसे के लिए मैदे वाला कैप्सूल खाएंगे तो आपकी हड्डियों पे भी असर होगा, यकीन जाने, और मैदा इटसेल्फ भी यानी कि डैमेज होगा। तो आप अपने नाजरीन के लिए, अपने व्यूअर्स के खुदा रहे, ये खून पतला करने वाली जो सेल्फ मेडिकेशन है या मैदे वाला कैप्सूल जो आप साल से इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होगा अगर आप अनड्यू या जो है कंडीशनली उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इकरा, जैसे कि हम बात करते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत सारी हड्डियों के जो है वो अमराज हमें दिखाई देते हैं, और जैसे वेट का भी बहुत ज़्यादा इसमें है कि लोगों का वेट बहुत गेन हो जाता है और अल्टीमेटली वो सारा जो है वो आपके नीज पे आता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप डिफरेंट तरह के जो है वो बोन की जो डिसीज़ हैं उससे बच सकें? जिस तरह आपने बताया, जैसे जैसे ज़्यादा होती है डिजनरेटिव चेंजेस जो होती है वो हमारी बॉडी में, बोन्स में, ये अल्लाह ताला की तरफ से मैकेनिज्म है कि जैसे ये ज़्यादा होगी हमारी बोन्स जो उनसे मॉडिफाई होंगी, डिजनरेटिव चेंजेस भी जनरेट होंगी। जिस तरह आपने नी की बात की स्पेसिफिकली, नी में अगर हम देखें तो नी में डिजनरेटिव चेंजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये बहुत कॉमन इशू है हमारी पूरी मतलब वर्ल्ड में। ये स्पेसिफिकली जो उनकी जिन ओबीस फीमेल्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि जब उनकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक भी है, मतलब उन्होंने अपनी यंग एज में अच्छे मिनरल्स या अच्छी डाइट नहीं की हुई और ओल्ड एज में जाके बोन पोरस है, उनका वेट ज़्यादा है, और वो वेट फिर अगर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है तो ये सारी चीज़ें मिला के इशू को मज़ीद एग्रावेट करेगी। तो सबसे पहले ओल्ड एज में उनको सप्लीमेंट, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने देखना है, कैल्शियम का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म करवा के देखना है कि इनका जो कैल्शियम जितनी इनको ज़रूरत है क्या बोन में है, अगर तो नहीं है तो कैल्शियम सप्लीमेंट इनके स्टार्ट करवाने। और साथ में ये डिपेंड करता है कि इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव चेंजेस है, इसका ग्रेड कौन सा है। मोस्टली मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स रिपोर्ट होती हैं फीमेल, ओल्ड फीमेल ओबेसिटी के साथ, और साथ में उनको ओए भी होता है, वो ग्रेड 3 तक पहुंचा होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि लाइट सा नी पेन हुआ, उसको इग्नोर किया, वेट भी गेन हो रहा है, नी ओए ग्रेड 1 से ग्रेड 2 की तरफ मूव कर गया, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 की तरफ। जब ग्रेड 3 की तरफ मूव करता है, पेन भी ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन, फंक्शनल लिमिटेशन ज़्यादा होती है, देन वो विजिट करती है फिजियो क्लिनिक, और उनकी ये डिमांड होती है कि 1-2 सेशन में उनका ठीक हो जाए और उनको सारा का सारा होम प्लान पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं जितने भी नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई डिजनरेटिव चेंज है, उसके लिए आपको घर में कभी भी ठीक नहीं हो सकता, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, उसकी स्टेज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फिजियोथेरापिस्ट है वो आपको प्लान बना के देगा कि कितने सेशन वीक में होंगे, कितने सेशन के बाद देन फिर आप होम प्लान की तरफ मूव करेंगी। तो सब क्लिनिक में ज़्यादा मेजॉरिटी किन पेशेंट्स की देखने में आती है, किस मतलब के एज ग्रुप की भी अगर बात कर लें और जेंडर के लिहाज से भी, ख़वातीन में ज़्यादा मसाइल हैं या मर्द हज़रात में, और बच्चों की इसमें कितना तादाद है? सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी क्लिनिकल सेटिंग में 3 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख रही हूँ मल्टीपल पेशेंट्स, उनमें सबसे ज़्यादा पेशेंट एक तो फीमेल्स हैं और ओल्ड एज या
पीडियाट्रिक पॉपुलेशन प्लस वुमेन, जो मेल पेशेंट है उनकी रेशियो कम है। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है, जिससे मैंने अभी बताया ऑस्टियोपोरोटिक, जो ऑस्टियोप्रोसिस है वो मैकेनिज्म ज़्यादा फीमेल में कॉमन है, मेल में नहीं होता, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और मल्टीपल इशू की वजह से। डीजनरेटिव चेंजेस भी ज़्यादा फीमेल में होती है। अगर हम वेट का देखें, ओबेसिटी स्टेटस भी फीमेल में ज़्यादा है, तो फीमेल रेशियो ज़्यादा है, उनमें भी ये नियो एक के इशूज़, बैक एक के इशू, शर्टिका के इशूज़ ये ज़्यादा कॉमन पाए जा रहे हैं। और जिस तरह से जैसे हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन है, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बैक पेन का उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेसिफिकली कोई सेशंस हैं जिनको वो ले सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, हामला खतून होती है, इनकी डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद इनको प्रॉपर फिजियो सेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली फैसलाबाद में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। ये लोग कहते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट हैं तो सिर्फ हड्डी जोड़ के मसले ही होंगे, हालांकि फिजियोथेरापिस्ट डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। उनमें एक डोमेन ये गायनी पॉपुलेशन जिसका जिक्र आपने अभी किया, तो गायनी की जो पॉपुलेशन है ये डिलीवरी से पहले इनको सेशन की ज़रूरत होती है, डिलीवरी के बाद। और ये जो बैक का इशू आता है ये बेसिकली पोस्चर चेंज और बहुत सारा जो है वो डिलीवरी के दौरान भी अगर आप इस तरह के फिजिकल सेशंस लेते हो थेरेपी के थ्रू, तो बहुत सारा मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच सकते हैं। और अवेयरनेस की तो आके आपने बात की वो बहुत कमी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम का वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम का वक्त दिया। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगाह करें, ताकि आप अपना और अपनी सेहत का और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।